दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक ऐसे खौफनाक कत्ल की है जहां एक औरत की मौत बेहद रहस्यमय ढंग से अंजाम दी जाती है, जिसके कातिल की तलाश में कुछ ऐसे सच सामने आते हैं जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। अब ऐसे में वो राज क्या थे और उसको किसने मारा, आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लाइंड स्पॉट। कहानी की शुरुआत में हमें दिव्या को दिखाया जाता है, जो कि एक हाउसवाइफ होती है। वो अपने बच्चे को हाथों में लेकर न जाने कौन से ख्याल में डूबी होती है। तभी घर में उसका पति जयराम दाखिल होता है, जिससे दिव्या कई सवाल करती है कि जैसे वो अब तक कहां पर था, किसके साथ था और रोजाना इतनी देर से घर क्यों आता है। परंतु हमेशा की तरह जयराम उसकी इन सभी बातों को नजरअंदाज करके शांत बैठा रहता है। दिव्या फिर उस पर और जोरों से चिल्लाने लगती है, तो जयराम उसको एक साइकियाट्रिस्ट का विजिटिंग कार्ड सौंप कर चेकअप करवाने की सलाह देता है। ये देखकर दिव्या को काफी बुरा लगता है और अब वो जयराम के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगती है। वो उसे काफी उल्टा सीधा बोलती है, मगर फिर भी जयराम उसको एक शब्द नहीं कहता। इतने में घर की नौकरानी लक्ष्मी आती है और दिव्या को इस तरह जोर जोर से चिल्लाने के लिए मना कर दी है, जो दिव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आखिर घर के अंदरूनी मामलों में नौकरों का क्या काम, और वो फौरन इस दखल अंदाजी के लिए लक्ष्मी को जोर से थप्पड़ मारती है। ये देखकर जयराम भी उसको एक थप्पड़ मार देता है, जिससे दिव्या को काफी आहत होता है, क्योंकि उसके पति ने किसी दूसरी औरत के लिए उसके ऊपर हाथ उठाया था। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती और लक्ष्मी किचन में जाकर बाकी के काम में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद अचानक से बच्चे के रोने की आवाज आती है। बच्चे को भूखा समझ लक्ष्मी उसे लेकर दिव्या के पास जाती है, मगर दरवाजा तो अंदर से बंद था और लक्ष्मी बार बार दिव्या को पुकार रही थी, लेकिन फिर भी दरवाजे के दूसरी ओर कोई हलचल नहीं थी। इस पर लक्ष्मी का शक गहरा हो जाता है और वो फौरन दरवाजे को किसी तरह खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है, जहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि दिव्या सामने तो थी, लेकिन अब वो कभी बोल नहीं सकती थी, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। लक्ष्मी घबराकर पुलिस को फोन लगाती है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम घर पर इंस्पेक्टर विक्रम और उसके कुछ साथियों को देखते हैं, जो दिव्या के पूरे कमरे के चप्पे चप्पे पर एक नजर घुमाता है। यहाँ उसके हाथ एक छोटा सा मोती का टुकड़ा लगता है, जो देखने में किसी के गले का हार या फिर अंगूठी का नजर आ रहा था। विक्रम तुरंत उसे सबूत के तौर पर अपने पास रख लेता है। इसी दौरान विक्रम की नजर लक्ष्मी के गालों पर पड़े निशान पर पड़ती है, और जब वो इसके पीछे का कारण पूछता है तो लक्ष्मी घबराकर उसे वो सब कुछ बता देती है, जो अभी कुछ देर पहले घर में हुआ था। आगे लक्ष्मी से दिव्या के पति के बारे में उसे पता चलता है कि उसके पति का नाम जयराम है और वो अभी थोड़ी देर पहले किसी काम के सिलसिले में एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। विक्रम तुरंत अपने कांस्टेबल रामबाबू को बोलकर जयराम को एयरपोर्ट से वापस बुलाने का ऑर्डर देता है। इसके साथ ही उसकी नजर अभी भी फंदे पर लटक रही दिव्या की लाश पर टिकी हुई थी, जिसे गौर से देखकर वो अचानक कहता है कि इस लड़की ने नहीं की है, बल्कि इसका कत्ल हुआ है और कातिल ने बड़ी चालाकी से दिव्या को मौत के घाट उतारा है। इसी बीच हमें आदित्य नाम के एक लड़के से रूबरू करवाया जाता है, जो हाथों में बंदूक लेकर मुजरिम को पकड़ रहा था कि अचानक उसके पीछे कोई गन तान देता है, मगर ये व्यक्ति कोई अपराधी नहीं बल्कि उसके सीनियर ऑफिसर होते हैं। दरअसल आदित्य एनआईए में काम करता था और ये महज उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। साथ ही साथ आपको बता दें कि आदित्य जयराम का छोटा भाई है। अब यहाँ विक्रम आदित्य को भी फोन लगाता है और उसे दिव्या की मौत की खबर मिलती है, जिसके बाद वो तुरंत घर पहुंचता है, जहाँ पर विक्रम पुलिस वालों की तरह उससे कई सवाल जवाब करता है। वही दिव्या को यूं देखकर आदित्य की आंखें नम हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि दिव्या ऐसा कुछ भी कर सकती है। तभी विक्रम टोकते हुए उससे कहता है कि दिव्या ने नहीं किया है, बल्कि उसका मर्डर हुआ है, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। सोचने वाली बात तो ये थी कि घर में रहकर भी उसने साड़ी और दुपट्टे की जगह रस्सी का इस्तेमाल क्यों किया। ऊपर से दिव्या के गले पर खरोच के निशान और तो और उसके पैर में भी एक जगह चोट लगी हुई है, मगर उसके खून के धब्बे कहीं नहीं है, यानी कि उसको बहुत ही बारीकी से साफ कर दिया गया है। जबकि उसके शरीर में मौजूद ये निशान साफ साफ इशारा कर रहा है कि उसने मरने से पहले अपने आप को बचाने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन बेचारी असफल रही। कुछ देर में वहां पर जयराम भी आ जाता है। विक्रम उसे दिव्या की मौत की खबर सुनाता है और कहता है, मुझे मालूम पड़ा है कि आप यहाँ से जाने से पहले
कुछ देर पहले घर आए थे, जिस पर जयराम कहता है, हाँ ये सच है, मैं घर आया था लेकिन अपने कुछ जरूरी कागजात को लेने के लिए, और फिर मैं वापस एयरपोर्ट चला गया। जयराम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसे घर की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है और तब कहीं जाकर विक्रम को उसकी बातों पर यकीन होता है। अब इसके बाद विक्रम का शक नौकरानी लक्ष्मी पर चला जाता है, जिसने सबसे पहले दिव्या को इस हालत में देखा था। और तो और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसने घर वालों को खबर देने से पहले पुलिस को कॉल किया, यानी कि दाल में कुछ काला है। थोड़ी सख्ती बरतने पर लक्ष्मी विक्रम को बता देती है कि उसने पुलिस को फोन करने से पहले अपने मालिक जयराम को फोन किया था और जयराम ने ही उसे पुलिस को फोन करने की सलाह दी, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसकी दिव्या से नोकझोंक हुई थी। ऐसे में पुलिस उस पर शक कर सकती थी। साथ ही साथ लक्ष्मी सबको चौंकाते हुए एक और बात बताती है। वो कहती है कि उसका और जयराम का कई सालों से अफेयर चल रहा है। ये सुनकर तो विक्रम को अब उन दोनों पर शक होने लगता है और लगता है कि जरूर जब दिव्या को अपने पति और नौकरानी के चक्कर के बारे में मालूम पड़ा होगा तो दोनों ने मिलकर उसको रास्ते से हटा दिया, ताकि आगे की जिंदगी एक दूसरे के साथ शांति से जी सके। इसी दौरान विक्रम की नजर सामने पड़ी एक तस्वीर पर जाती है, जिसमें जयराम के साथ एक महिला और एक बच्चा था। उसे मालूम पड़ता है कि ये महिला उसकी पहली पत्नी है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका बेटा विनोद अभी भी उन्हीं के साथ ऊपर अपने कमरे में अकेला गुमसुम सा रहता था। विक्रम विनोद से मिलने उसके पास जाता है तो विनोद उसको बताता है कि हाँ, कुछ घंटे पहले जब वो सोने की कोशिश कर रहा था तो नीचे से बच्चे की जोर से रोने की आवाज आ रही थी। उसको लगा कि कुछ ही देर में बच्चा शांत हो जाएगा, लेकिन काफी देर होने के बावजूद भी जब आवाज बंद नहीं हुई तो विनोद ये देखने के लिए नीचे जाता है और पता लगता है कि घर में कोई है ही नहीं। विनोद की बातें अब लक्ष्मी को एक बार फिर से झूठा साबित कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी उन लोगों से कुछ छुपा रही है। ऐसे में विक्रम दोबारा से लक्ष्मी से पूछता है, अगर तुम किचन में काम कर रही थी तो विनोद को दिखाई क्यों नहीं थी? लक्ष्मी उसको बताती है कि मेरा घर कुछ ही दूरी पर है और काम खत्म करने के बाद मैं अपनी बेटी मनसा को देखने वहाँ पर चली गई थी। इस पर विक्रम कांस्टेबल राम बाबू को भेजकर मनसा को बुलाता है, जिसे एक ही नजर में देखने के बाद विक्रम उससे पूछता है कि आखिर तुमने दिव्या को क्यों मारा। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। एक बच्ची दिव्या का कत्ल कैसे कर सकती थी? तभी विक्रम उन लोगों को सबूत के तौर पर हिफाजत में रखा गया वो मोती का टुकड़ा दिखाता है, जो कि मनसा के कान की टूटी हुई बाली से मैच कर रहा था। और तो और उसके नाखूनों में दिव्या की खाल की कुछ परत अभी तक मौजूद थी। बेटी को फंसता हुआ देखकर लक्ष्मी जोरों शोरों से रोने लगती है और उसको बचाने के लिए दिव्या के खून का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। वहीं मनसा खुद को ही असली खूनी बता रही थी। अब वो सारी कहानी बताती है कि जब लक्ष्मी बेटी मनसा को देखने के लिए घर गई थी तभी जोरों से बारिश होने लगी। घर में पानी भर गया था, जिसके चलते वो पानी निकालने में उलझ गई और मनसा को बच्चे का ध्यान रखने के लिए घर भेज दिया। मनसा घर आकर बच्चों को संभालने लगी। उधर दिव्या से गलती से कमरे में कांच का गिलास गिरकर टूट गया। वो चिल्ला चिल्लाकर लक्ष्मी को पुकार रही थी। अब लक्ष्मी की गैर मौजूदगी में मनसा कमरे की सफाई करने लगती है। तभी दिव्या, जिसे दोनों माँ बेटियों से बेहद नफरत थी, वो उसको देखकर उल्टा सीधा कहने लगती है। उसकी माँ को एक बाजारू औरत बोलती है, जिस पर गुस्से में आकर मनसा दिव्या को थप्पड़ मार देती है। पहले नौकरानी और फिर अब उसकी बेटी के हाथों से थप्पड़ खाने की वजह से दिव्या गुस्से से भर जाती है और उसका गला पकड़ लेती है। मनसा भी अपने बचाव की कोशिश करती है। यहाँ दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी गलती से मनसा उसे दीवार की तरफ धक्का दे देती है, जिस पर सर लगने की वजह से अचानक ही उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच लक्ष्मी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और बेटी की इस करतूत पर वो उसको बहुत पीटती, लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। इसीलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए वो उसे किसी तरह समझा बुझाकर घर भेज देती है और फिर हत्या का रूप देने के लिए दिव्या को रस्सी के फंदे पर लटका देती है। इसके साथ ही मनसा विक्रम को ये भी बताती है कि बचपन में उसने अपने जीवन में सिर्फ गरीबी देखी है। हर कोई पिता के ना होने की वजह से उसको चिढ़ाता था। लोग ना जाने क्या क्या कहते। एक रोज जब उसने अपनी माँ से पूछा कि आखिर उसके पिता कहाँ हैं, तो वो उसको बताती है कि उसके पिता कोई और नहीं बल्कि जयराम है। जो सुनकर उसे जितनी खुशी होती है उतना ही दुख भी होता है। खुशी इस बात की थी कि वो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है।
और गम इस चीज का कि इतने बड़े परिवार की संतान होने के बावजूद भी उसे और उसकी माँ को नौकरानी की तरह यहाँ पर जीवन जीना पड़ रहा था। ऊपर से रोजाना लाख अच्छा काम करने के बावजूद भी दिव्या का उसकी माँ पर गंदे गंदे आरोप लगाना, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देना मनसा को बिल्कुल भी रास नहीं आता था। और हद तो तब पार हो गई जब उसे आज मालूम पड़ा कि दिव्या ने उसकी माँ लक्ष्मी पर हाथ उठाया है, जिसके बाद जो कुछ भी हुआ सब आपके सामने है। वेल, अब समय बीतता है और सुबह होने वाली होती है। दिव्या की लाश पोस्टमार्टम होने के लिए विक्रम अस्पताल में भेज देता है। वहीं दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद विक्रम और आदित्य दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। यहाँ डॉक्टर उन्हें एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो बताता है कि दिव्या की जान सर पर चोट लगने की वजह से नहीं, बल्कि एक खास तरह के ड्रग से हुई है, जो सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। विक्रम का दिमाग दोबारा से घूमने लगता है। अब वो फिर से जयराम से मिलने उसके घर जाता है और उसे ड्रग्स वाली खबर सुनाता है। तभी हम देखते हैं कि जयराम के नजदीक बैठा विनोद ये खबर सुनते ही अचानक से सहम उठता है और भागते हुए अपने कमरे में जाकर छुप जाता है। विनोद का अचानक से ऐसा बर्ताव करना सभी को काफी अटपटा लगता है और वो लोग उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक पहुंच जाते हैं, मगर विनोद तो बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। इसी बीच तलाशी के दौरान विक्रम के हाथ एक दवाई की शीशी लगती है। ये वही जहर था जिसको पीकर शायद दिव्या ने दम तोड़ा था। वो उस शीशी में से कुछ ड्रॉप्स निकालकर जयराम को पीने के लिए दे देता है, लेकिन जैसे ही जयराम उसको पीने जाता है, विनोद आकर उसको रोक लेता है और उन लोगों को बताता है कि दरअसल ये बोतल उसकी माँ की है। असल में उसे दिव्या बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो तो बस हमेशा अपनी माँ को प्यार करता था और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता था। वो अपनी माँ के साथ बहुत खुश था, मगर उसके पिता जयराम की उसकी माँ से कुछ खास बनती नहीं थी और हमेशा वो दोनों लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। एक रोज इस लड़ाई झगड़े से तंग आकर उसकी माँ ने जयराम को इस शीशी को पीकर जान देने की धमकी दी। उसी वक्त उसके पिता जयराम ने वो शीशी उसकी माँ के हाथों से छीनकर वहीं पर फेंक दी थी, लेकिन विनोद चुपके से उठाकर उसको अपने पास रख लेता है। और एक दिन माँ की मौत के बाद जब जयराम दिव्या से शादी करके घर आया, तो तभी से दिव्या उसकी आंखों में गड़ने लगी। वो हमेशा बस मौके की तलाश में रहता है कि कैसे दिव्या को मारा जाए। ऐसे में बीती रात जब घर में कोई भी नहीं था और बच्चे की आवाज सुनकर विनोद नीचे आया, तो उसने दिव्या के जूस में ये जहर मिलाकर उसको दे दिया था। एक बेटे की अपनी सौतेली माँ के लिए इतनी क्रूर भावना देखकर विक्रम दंग रह जाता है और उसे बाल सुधार गृह में भेजकर दूसरे केस को सॉल्व करने में जुट जाता है और खुशी खुशी इस फाइल को क्लोज कर देता है। इसी दौरान विक्रम के पास फोरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है, जो उसको अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। जब विक्रम वहां पर पहुंचता है तो वो आदित्य को वहां पर पहले से ही बैठा हुआ पाता है, जो कि असल में डॉक्टर का बेहद पुराना दोस्त था और एनआई में काम के दौरान उनकी अक्सर मुलाकात होती रहती थी। अब डॉक्टर विक्रम को इस मौत का सबसे बड़ा खुलासा करते हुए कहते हैं कि दिव्या की जान विनोद की दी हुई दवा से नहीं गई है। वो तो महज एक आम दवाई है जिसकी ओवरडोज ज्यादा से ज्यादा मरीज को अनकॉन्शियस कर सकता है या फिर कोमा में डाल सकता है। हकीकत तो ये है कि दिव्या को एक खास तरह का स्लो पॉइजन देकर मारा गया है, जिसे डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल था। लेकिन ये उनका दावा था कि जिसने भी किया है वो वाकई एक प्रोफेशनल है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक विक्रम के पास जयराम का कॉल आता है। वो उसको अपने घर आने के लिए कहता है, जहां पर जयराम का पड़ोसी माइकल एक और भयानक खुलासा करने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ माइकल बताता है कि जिस रात दिव्या का कत्ल हुआ, उसने किसी अनजान शख्स को उसकी खिड़की से कूदते हुए देखा था, जिसकी तस्वीर उसके घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब वो सभी माइकल के घर पर उस नकाबपोश आदमी की वीडियो को देखते हैं, जिससे अब ये केस और भी पेचीदा होता जा रहा था। हर बार केस सॉल्व होते होते रह जाता था। विक्रम को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे, किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। इसीलिए वो जयराम, आदित्य, माइकल इन सब पर नजर रखना शुरू कर देता है, मगर फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगता, जिससे उदास और हताश होकर विक्रम शांति से बैठकर ये सोच रहा होता है कि आखिर उसने कातिल को पकड़ने में ऐसी कौन सी कमी कर दी। और तभी अचानक उसको मालूम पड़ता है कि किसी ने फोरेंसिक लैब को जला दिया है।
यानी कि सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी, जिसमें कातिल कामयाब भी हुआ था। लेकिन इतनी बारीकी से ये सब कुछ तहस नहस करने के बावजूद भी वो अपनी एक जरूरी चीज भूल गया था, जो कि अब विक्रम के हाथ लग चुकी थी। और ये कुछ और नहीं बल्कि आदित्य का जला हुआ आइडेंटिटी कार्ड था। अब विक्रम को असली खूनी मिल चुका था। वो कांस्टेबल राम बाबू के साथ मिलकर आदित्य के घर का पता लगाकर उसे दबोचने के लिए निकल पड़ता है। आदित्य का घर पूरी तरीके से अंधेरे से घिरा हुआ था। हर तरफ चीजें बिखरी हुई थी। जासूसी की किताबों के साथ साथ टीवी पर भी एक मर्डर मिस्ट्री चल रही थी, मगर आदित्य कहीं पर भी नहीं था। इसके बाद वो जैसे ही दूसरे कमरे में दाखिल होता है, अचानक आदित्य उसके हाथ लग जाता है। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है और इस लड़ाई में कुछ हद तक विक्रम आदित्य पर काबू पा लेता है। लेकिन तभी पीछे से राम बाबू जाकर विक्रम के सर पर जोर से हमला कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब हम विक्रम को एक टेबल पर बंधा हुआ पाते हैं, जिसके सामने बैठा आदित्य उससे कहता है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इस मर्डर केस को सॉल्व कर लोगे। वाकई तुम एक लाजवाब पुलिस ऑफिसर हो। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने दिव्या को नहीं मारा। दिव्या को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। आदित्य के ये कहते ही ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम उसे खुद की अपनी एक अलग इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। पहले तो उसे घर के सदस्यों पर शक था, लेकिन जब उस रात माइकल के घर पर उसने उस अजनबी को जब उनकी खिड़की से कूदते देखा, तो उसको समझने में ये देर नहीं लगी कि दिव्या को मारने वाला कोई बाहरी है। जिसके बाद वो दिव्या के पास से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके घर गया, जहाँ पर उसे दिव्या की माँ ने कई सारे लेटर्स दिखाए, जिनमें से एक पर विक्रम का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो समझ गया कि विक्रम दिव्या को पहले से जानता था, मगर उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी और इस केस को जबरदस्ती उलझाने की कोशिश करता रहा। और इसी दिन से वो विक्रम का पीछा करने लगा। ऐसे ही एक दिन वो विक्रम को एक वॉच शॉप में जाते हुए देखता है। आदित्य जब इसके पीछे की वजह पता लगाने के लिए उस दुकान में जाता है, तो उसको मालूम होता है कि असल में विक्रम की घड़ी काफी दिनों से खराब थी, जिसकी वजह ये थी कि घड़ी का वॉच क्राउन मिस हो गया था। आदित्य दोबारा से दिव्या के कमरे के बाहर पहुंचता है। ये वही जगह थी जहां से विक्रम उसके कमरे में चढ़ा था। यहाँ पर उसको कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो वॉच क्राउन मिल जाता है, जिसकी लैब टेस्टिंग करवाने पर उसको पता चल जाता है कि वो वॉच क्राउन विक्रम की घड़ी का है और उस पर लगा खून दिव्या का है। अब आदित्य ये अच्छे से जानता था कि विक्रम इस खून का इल्जाम किसी पर भी लगा सकता है और वो खुद की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसीलिए सबसे पहले उसने इन सभी बातों को उसके कांस्टेबल राम बाबू को बताया और उसको ये भरोसा दिलवाया कि जिस रोज विक्रम इस केस में उसे फंसाने के लिए मोहरा बनाए, तो समझ जाना कि ये खून विक्रम ने किया है। दिलचस्प बात ये थी कि कुछ ही रोज बाद आखिरकार ऐसा ही होता है। विक्रम फोरेंसिक लैब में खुद आग लगवाता है और आदित्य के आईडी कार्ड को सबूत के तौर पर वहां पर छोड़ देता है, ताकि उसे दिव्या की मौत का दोषी बना सके। लेकिन राम बाबू और आदित्य की सूझबूझ ने उसका पर्दाफाश कर दिया था। अब आदित्य विक्रम से कहता है कि जिस घर में तुम मौजूद हो, ये किसी आम इंसान का घर नहीं है, बल्कि ये एनआईए का ऑफिस है और यहाँ सब चीज रिकॉर्ड हो रही है। इसलिए अब अच्छा होगा कि तुम सब कुछ सच बता दो। इस सारी हकीकत को अपने सामने देखकर विक्रम के पास कुछ खास कहने को बचा ही नहीं था। आखिरकार अपना गुनाह कबूल वो कर ही लेता है और अपनी कहानी बयां करते हुए उन लोगों को बताता है कि उसका बचपन बेहद कठिनाई में गुजरा था। वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन पढ़ाई में वो काफी अच्छा था। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ बाहर के काम भी वो किया करता था। मगर एक रोज लंबी बीमारी के चलते उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद से विक्रम पूरी तरह से अपनी जिंदगी में अकेला हो जाता है और तभी उसकी जिंदगी में दिव्या आती है। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। जिंदगी वापस पटरी पर आने लगती है। ये खुशी तब दोगुनी हो जाती है जब विक्रम का सिलेक्शन पुलिस फोर्स में हो जाता है। कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते पर विक्रम एकेडमी का सबसे होनहार पुलिस ट्रेनी बनता है। उसकी ये काबिलियत देखकर एक दिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आईजी उसको अपने घर पर चाय के लिए बुलाते हैं और बातों ही बातों में अपनी बेटी रागिनी से उसको शादी करने का ऑफर देते हैं। अब ऐसे में विक्रम अपने करियर और प्यार के बीच पूरी तरह फंस चुका था, लेकिन अंत में
उसने अपने करियर को चुना और रागिनी से शादी कर ली। दिव्या को जब ये बात मालूम पड़ी तो वो टूट गई और किसी तरह जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने के लिए उसने भी जयराम के साथ शादी कर ली। मगर एक रोज जब दिव्या ने टीवी पर विक्रम को देखा तो मानो उसका पुराना प्यार फिर से जहन में लौट आया हो। उसने उसे फोन लगाया और अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कसूरवार ठहराने लगी। घर पर रोजाना जयराम से लड़ाई और विक्रम का यूं उसको छोड़ जाना दिव्या को धीरे धीरे मानसिक तौर पर बीमार कर देता है। वो रोजाना विक्रम को फोन कर उसको परेशान करने लगी थी और उसे शादी करने का दबाव डालने लगी, जिससे तंग आकर विक्रम ने उसे ड्रग्स देना शुरू कर दिया। वो ड्रग्स को घड़ी के क्राउन में लगाकर दिव्या से मिलने उसके पास जाता है। दिव्या विक्रम को देखते ही अपने गले से लगा लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसके शरीर में इस ड्रग को इंजेक्ट करके हमेशा हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला देता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, लेकिन यहीं पर उसे एक बात मालूम पड़ती है कि जो बच्चा बाहर रो रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि उसका खुद का यानी कि विक्रम का बच्चा है। जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और इसी अफसोस के साथ हम उसे हाथों में हथकड़ियां पहने जेल जाता हुआ देखते हैं, जहां अभी भी उसके ख्यालों में दिव्या थी, जिसे वो चाहकर भी शायद भुला नहीं पा रहा था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्रिलर मिस्ट्री पसंद आई होगी। इस फिल्म के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, जिसकी वजह से ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी आप हमें कमेंट कर ऐसे और सजेशंस दे सकते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।